वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली थिएटर में रिलीज हुई एक तेलुगु रोमांटिक मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है बेबी। मैं खुद इस मूवी का काफी दिनों से बेसब्री से इंतजार कर रहा था। फाइनली दिस मूवी इज रिलीज्ड। मूवी के लीड एक्टर्स है विजय देवरकोंडा का भाई आनंद और वैष्णवी। ये बंदी पहले यूट्यूब में शॉर्ट मूवीज किया करती थी और अब जाके वैष्णवी को इस मूवी में लीड एक्ट्रेस के ऐसा रोल मिला एंड सच में दैट इज काबिले तारीफ। मूवी का ड्यूरेशन सच में 3 घंटे के आसपास है, मतलब बहुत ही लंबी मूवी है यार। और बीच बीच में बहुत सारा लैगनेस है। अगर मूवी काट कर 2.5 घंटे की बना देते तो काफी होता। स्पेशली ये मूवी उन लड़कों के लिए है जिनकी गर्लफ्रेंड ने धोखा दे दिया। सच्चे प्यार करने वाले की हालत कैसे होती है ये इस मूवी में बहुत ही खूबी से दिखाया गया है। और इसी तरह मेन प्लस पॉइंट है इस मूवी का, वो है बैकग्राउंड म्यूजिक। आई जस्ट लव इट, मतलब लव इट। वो इमोशंस, वो सीन्स। आई रिक्वेस्ट यू वीडियो को पूरा देखना जरूर। तो चलिए वीडियो लंबी होने वाली है, फटाफट से मूवी को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले उठा दो प्यार फॉर इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही आनंद नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है जो किसी जगह पर दारू पीकर पड़ा होता है, इसे होश ही नहीं होता और दिखने में इसकी हालत बहुत ही बुरी होती है। होश में आने के बाद आनंद बहुत सारी बार वांटिंग्स करने लगता है। थोड़ी देर के बाद आनंद का फ्रेंड आकर आनंद को ले जाने लगता है, लेकिन आनंद किसी के घर के सामने बैठकर उस घर की तरफ ही देखते रहता है ऊपर। थोड़ी देर के बाद आनंद अपने घर आकर दोबारा दारू पीने लगता है बहुत। उसके बाद सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है जहाँ पर वैष्णवी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। फिलहाल गणपति पप्पा का फेस्टिवल होने की वजह से वैष्णवी जम के डांस करने लगती है। ये सीन गजब। अब वैष्णवी की फैमिली के बारे में बात करें तो घर में इसकी माँ की ही चलती है। इसका फादर हमेशा दारू पीते रहता है। खैर वैष्णवी रेडी शेडी होने के बाद अपने घर के बालकनी में आकर खड़ेती है तो नीचे आनंद अपने ऑटो की साफ सफाई करते रहता है। थोड़ी देर इन दोनों के बीच इशारों इशारों में बातें होने लगती है। आनंद वैष्णवी को बाहर बुलाने लगता है। वैष्णवी भी इसके लिए ओके कह देती है कि तुम जाओ मैं आती हूँ। उसी तरह हम यहाँ पर ये देखते हैं कि आनंद के ऑटो में वैष्णवी की स्कूल फोटो होती है। ये देखकर आनंद दोबारा अपना फ्लैशबैक याद करने लगता है। एक्चुअली स्कूल डेज में पहले वैष्णवी आनंद से प्यार करने लगी थी। हमेशा क्लास में उसे देखती रही थी, उसके पास से गुजरती, लेकिन कभी इजहार नहीं कर पाई। सच में यहाँ पर ये सीन्स और बैकग्राउंड म्यूजिक आग लगा दी। खैर कुछ दिनों बाद आनंद वैष्णवी को ऑब्जर्व करके इसे रुकाकर पूछने लगता है, क्यों तुम मुझे बार बार ताड़ रही हो, आखिरकार नाम क्या है तुम्हारा? तो वैष्णवी हिचकिचाते हुए अपना नाम बताने लगती है। एक दिन इनका क्लास टीचर गर्ल्स एंड बॉयज को इकट्ठा करके लड़कियों से कहने लगता है कि तुम लोग सारे लड़कों को राखी बांधना होगा, आज रक्षाबंधन है ना, इसीलिए। तो वैष्णवी आनंद को राखी बांधने से मना करने लगती है। उस टीचर को गुस्सा आकर वैष्णवी के हाथ पर 2-4 जोर से लगाने लगता है। स्कूल खत्म होने के बाद आनंद वैष्णवी के पास आकर यही पूछने लगता है, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? वैष्णवी कहने लगती है हाँ, और आनंद भी वैष्णवी को प्रपोज करने लगता है। इस तरह से यहाँ से इन दोनों की लव जर्नी स्टार्ट होती है। एक दिन आनंद वैष्णवी के लिए एक स्मार्टफोन गिफ्ट करता है। बक्सा ओपन करने पर उसमें फोन नहीं बल्कि साबुन का स्टैंड होता है, लेकिन फिर भी वैष्णवी बहुत खुश होने लगती है कि ये गिफ्ट तुमने दिया ना, मेरे लिए वही काफी है। मेरी लाइफ का पहला गिफ्ट है ये और मुझे गिफ्ट लेना बहुत पसंद है आनंद। उसके बाद ये दोनों एक प्लेस को सेलेक्ट कर लेते हैं मिलने के लिए। एक्चुअली इन दोनों की लोअर मिडिल क्लास फैमिली होती है, सो आनंद वैष्णवी को छोटे छोटे गिफ्ट देते रहता है। एक दिन आनंद वैष्णवी को गिफ्ट देते हुए इसे किस मांगने लगता है। वैष्णवी आनंद को उसका गिफ्ट लौटाते हुए कहने लगती है कि आनंद मुझे सब कुछ पसंद नहीं, लेकिन फिर भी आनंद वैष्णवी से कहने लगता है ठीक है मैं तुमसे कभी नहीं मांगूंगा। यहाँ पर एक और बात यह है कि आनंद का फादर अब इस दुनिया में नहीं रहा। आनंद की माँ गूंगी और बहरी है, जिसकी वजह से आनंद हमेशा अपनी माँ से नफरत ही करता है, मतलब इसकी माँ से ढंग से बात ही नहीं करता। और उसी तरह आनंद जब से 10th क्लास को आया होता है वो अपने स्टडीज पर कॉन्सेंट्रेट ही नहीं करता। 10th क्लास के रिजल्ट्स आने पर बहुत सारे स्टूडेंट्स पास हो जाते हैं, सिवाय 2 लोगों के, एक है आनंद और उसका फ्रेंड। वैष्णवी भी अच्छे मार्क्स से पास हो जाती है। आनंद वैष्णवी से पूछने लगता है, अब तो तुम पास हो गई, कॉलेज जाओगी, मुझे छोड़ दोगी ना? वैष्णवी कहने लगती है कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ ये तुम नहीं जानते। तुम बस एक बार पढ़ाई छोड़ने के लिए कहो, छोड़ दूंगी। मेरी जान मांग लो तो दे दूंगी, लेकिन मैं तुमको हरगिज नहीं छोड़ूंगी। अब उसके बाद आनंद बेचारा फेल होने की वजह से ऑटो ड्राइवर बन जाता है, लेकिन फिर भी वैष्णवी आनंद को हौसला देने लगती है कि तुम्हारे पास मैं हूँ ना, यही काफी है तुम्हारे लिए, बस तुम हमेशा मुस्कुराते रहो। आनंद भी इशारों से कहने लगता है कि मेरे लिए तुम्हारी मुस्कुराहट काफी है। उसके बाद सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है, मतलब वैष्णवी को एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज में सीट आ चुकी होती है। आनंद ही वैष्णवी को अपने ऑटो में उसकी कॉलेज ड्रॉप करने लगता है और आज वैष्णवी का पहला दिन है कॉलेज में। थोड़ा नर्वस फील होने लगती है। वैष्णवी कहने लगती है
कि बस ये 4 साल गुजर जाए, उसके बाद मैं जॉब करूंगी, तुमसे शादी कर लूंगी। लेकिन आनंद, मुझे बस एक बात का डर है कि इस कॉलेज लाइफ में कहीं हम दोनों जुदा ना हो जाए, हम दोनों के बीच दूरियां ना हो जाए। आनंद वैष्णवी को हौसला देने लगता है, ऐसा कुछ नहीं होगा। खैर, ऑटो से उतरने के बाद आनंद वैष्णवी से हक मांगने लगता है। वैष्णवी यही कहने लगती है कि तुमको पता है ना, मुझे ये सारी चीजें पसंद नहीं। इसी बात से आनंद रूठ जाने पर वैष्णवी इसको सॉरी बोलने लगती है। आनंद फटाक से मान जाता है, इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आने लगती है। उसके बाद वैष्णवी और उसकी एक और फ्रेंड इस कॉलेज में एंटर होते हैं। ये दोनों ये देखते हैं कि इस कॉलेज में बहुत बड़े बड़े अमीर के बच्चे पढ़ाई करते हैं। उन लोगों का रहन सहन, पहनावा अपने आप को देखकर थोड़ा बहुत शर्मिंदा महसूस होने लगते हैं कि ये दोनों तो किसी बस्ती से आए हैं। बाकी स्टूडेंट्स इन दोनों को देखकर क्या कहेंगे। सो क्लास में एंटर होने के बाद इन दोनों के साथ ऐसा ही होता है। इन दोनों के साथ कोई भी नहीं बैठता। इन दोनों को टीज करने लगते हैं। तभी सीता नाम की एक लड़की इन दोनों के पास आकर इन दोनों से फ्रेंडशिप करने लगती है। उसके बाद सीता की फ्रेंड सीता से यही पूछने लगती है, क्यों तुम उन दोनों से दोस्ती किया, देखा ना कैसे दिखते हैं वो दोनों। तब जाके सीता अपना प्लान अपने फ्रेंड से बताने लगती है कि सीता उन दोनों को इस्तेमाल करेगी, जैसे चाय लाने के लिए, टिफिन लाने के लिए, रिकॉर्ड लिखने के लिए। लंच के वक्त वैष्णवी अपने फ्रेंड से पूछने लगती है, क्या सच में मैं इतनी खराब नजर आती हूँ। इसकी फ्रेंड कहने लगती है, अरे लोग क्या सोचेंगे इसके बारे में भूल जाओ, तुम अपने माँ बाप को अच्छी लगती हो, स्पेशली आनंद को अच्छी लगती हो, यही काफी है तुम्हारे लिए, ये तो बस कचरा लोग है। खैर, उसके बाद आनंद वैष्णवी को उसके कॉलेज से पिकअप करने लगता है। घर जाने के बजाय ये दोनों किसी जगह पर आते हैं। वैष्णवी को ऑटो से नीचे उतारकर इसको गिफ्ट देने लगता है। गिफ्ट को ओपन करने पर इसमें सच में स्मार्टफोन होता है। ये देखने के बाद वैष्णवी बहुत खुश होने लगती है। आनंद कहने लगता है, अब बताओ दूरियां कहाँ से आएंगी हम दोनों के बीच, अब तो और पास आ गए हम दोनों। यहाँ पर मैं आपको ये बात बता दूं कि आनंद ने किसी बंदे से उधार लेकर वैष्णवी के लिए फोन लिया। घर आने के बाद वैष्णवी ये स्मार्टफोन अपनी माँ को दिखाने लगती है। कहने लगती है कि मेरी क्लास में बहुत रिच पीपल्स है माँ, उन्होंने ही मुझे गिफ्ट दिया। और वैष्णवी की माँ बहुत ही लालची किस्म की बंदी होती है। कहने लगती है कि तुम उन लोगों के सामने ऐसे ही एक्ट करो कि जैसे तुम रिच हो। वैष्णवी का फादर दारू पीते हुए वैष्णवी से कहने लगता है कि दूसरे लोग खामखा कीमती गिफ्ट नहीं देते बेटा, अगर उन लोगों ने 4 बार तुमको गिफ्ट दिया तो तुम्हारे पास भी हैसियत होनी चाहिए कि तुम भी एक बार उन लोगों को कुछ दो, वरना गिफ्ट मत लो, उनके साथ बाहर मत जाओ। लेकिन वैष्णवी अपने फादर की बातों को लाइटली ले लेती है, अपने कमरे में चली जाती है। रात होने के बाद ये दोनों रात भर एक दूसरे से फोन में बात करने लगते हैं। खैर, दूसरे दिन जब वैष्णवी अपने कॉलेज जाती है तो इसके फ्रेंड से यही कहने लगती है कि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है, पता नहीं क्या, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है। तभी इस कॉलेज को विराज नाम का एक बंदा आता है जो दिखने में बहुत ही रिच होता है। कॉलेज की बहुत सारी लड़कियों का क्रश होता है ये। विराज सीता के पास आने पर सीता वैष्णवी और उसके फ्रेंड से इंट्रोड्यूस करवाने लगती है। वैष्णवी को देखकर विराज कहने लगता है, बहुत इंटरेस्टिंग हो तुम। उसके बाद जब सीनियर्स वैष्णवी का रैगिंग करने लगते हैं तो विराज वहाँ पर आकर वैष्णवी को बचा लेता है। वैष्णवी से फ्रेंडशिप का हाथ मिलाने लगता है। पहले तो वैष्णवी कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं देती, लेकिन जब विराज वहाँ से जा रहा होता है वैष्णवी विराज से कहने लगती है, फ्रेंड्स नहीं बेस्ट फ्रेंड्स। बाद में वैष्णवी कॉलेज में इन लोगों के साथ ही अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगती है। मतलब सीता, विराज, उसकी गैंग। अब ये लोग अमीर माँ बाप की औलाद है, हुक्का पीते हैं, ड्रग्स पीते हैं, दारू पीने लगते हैं। वैष्णवी और उसके फ्रेंड को ये सारी चीजें बहुत ही नई होती है। अब धीरे धीरे फ्रेंडशिप का तो असर पड़ता ही है। एक दिन वैष्णवी हल्के से हुक्का पीने लगती है। दूसरी तरफ आनंद अपने कर्जे को मिटाने के लिए एक और बंदे के साथ और कुछ पैसे उधार लेता है। इस तरफ वैष्णवी की आदतें देखकर इसकी फ्रेंड इससे दूर होने लगती है। ये देखकर सीता वैष्णवी को उसके फ्रेंड के बारे में ही बुरा भला बताने लगती है। और इसी तरह आज रात वैष्णवी को पब में बुलाने लगते हैं, थोड़ी बहुत पार्टी शार्टी करेंगे। वैष्णवी कहने लगती है कि हमारे घर में रात में बाहर नहीं भेजते, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूंगी। और इसी तरह अगर मैं पब को गई तो जिस तरह से पहले दिन तुम लोगों ने मुझे टीज किया, उसी तरह से पब में भी मुझे टीज करेंगे ना, मैं बहुत शर्मिंदा हो जाऊंगी। सीता कहने लगती है, ओहो ये है तुम्हारी प्रॉब्लम, अब देखो मैं तुमको ऐसे बदल दूंगी, तुम खुद अपने आप को पहचान नहीं पाओगी। इस तरह से सीता और उसके फ्रेंड्स वैष्णवी को लेकर एक बहुत बड़े शॉपिंग मॉल में जाते हैं। वैष्णवी को मॉडर्न ड्रेस ट्राई करने के लिए कहते हैं। ये सारी शॉपिंग देखकर वैष्णवी सीता से गले लगकर कहने लगती है कि तुम ही मेरी बेस्ट फ्रेंड हो सीता। बाद में वैष्णवी को एक ब्यूटी पार्लर ले जाकर इसको काली से गोरी बनाने लगते हैं। खैर, ये सब कुछ होने के बाद वैष्णवी अपना चेहरा ढककर आनंद के पास आती है उसके ऑटो पर। आनंद पूछने लगता है कि तुम नए से अपना चेहरा क्यों छुपा रही हो।
आखिरकार बात क्या है, ये नकाब तो निकालो। इस तरह से जबरदस्ती इसके चेहरे का नकाब निकालने लगता है तो इसका चेहरा देखकर शॉक में रह जाता है। वैष्णवी का ये हुलिया देखकर आनंद इस पर बहुत गुस्सा करने लगता है कि किस तरह से बिगाड़ के रख दिया उन लोगों ने तुमको। वैष्णवी कहने लगती है कि मैं खुश रहूं ये तुमको पसंद नहीं है ना, लेकिन फिर भी आनंद इस पर गुस्सा करने लगता है। बाद में वैष्णवी पब की बात आनंद से शेयर करने लगती है कि मेरे फ्रेंड्स ने रात को मुझे पब पर बुलाया, मैंने उनको कुछ भी जवाब नहीं दिया, तुमको बिना पूछे कहीं पर जाती हूँ क्या मैं, प्लीज यार मैं जाऊँ। आनंद टोटली मना करने लगता है, कहने लगता है कि पब में क्या क्या होता है तुमको पता है, दारू पीते हैं, चुम्मा चाटी करते हैं और पता नहीं क्या क्या कांड होता है वहाँ पर, छी छी। सो इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच झगड़ा होने लगता है। वैष्णवी कहने लगती है कि नहीं मैं पब को जाऊंगी। आनंद कहने लगता है नहीं तुम हरगिज नहीं जाओगी, चुपचाप घर में बैठी रहो। वैष्णवी कहने लगती है अरे दूसरी लड़कियों की बात अलग है, मेरी बात अलग है, मैं बस पब को जाऊंगी, पार्टी एंजॉय करूंगी, वापस आ जाऊंगी, मैं दारू को हाथ तक नहीं लगाऊंगी। तो झगड़ा कुछ ज्यादा ही लंबा होने की वजह से वैष्णवी दूसरे ऑटो में बैठकर चली जाती है। घर आने के बाद वैष्णवी की माँ वैष्णवी का हुलिया देखकर बहुत प्राउड फील करने लगती है कि तुम ऐसे ही लोगों से दोस्ती करो। वैष्णवी कहने लगती है कि माँ शॉपिंग का बिल ही 30,000 तक आया। रात होने के बाद आनंद अपने फ्रेंड्स के साथ वैष्णवी की ही बात करने लगता है और आनंद यही समझने लगता है कि वैष्णवी इसकी बात को हरगिज नहीं टालेगी। लेकिन वैष्णवी टिप टॉप से रेडी होकर चोरी चुपके पब जाती है। वैष्णवी का ये हुलिया देखकर पब के सारे लोग इस पर फिदा हो जाते हैं। अब सीता वैष्णवी को एक छोटा सा ड्रिंक ऑफर करने लगती है। वैष्णवी टोटली मना करने लगती है, नहीं मैंने वादा किया मैं दारू नहीं पीऊंगी। सीता कहने लगती है अरे ये दारू नहीं है यार, ये हल्की सी ड्रिंक है, वेलकम ड्रिंक, एक बार टेस्ट करके तो देखो। उसके बाद क्या था, एक बार टेस्ट करती है, दूसरी बार आदत हो जाती है। खैर दूसरे दिन आनंद और वैष्णवी दोबारा मुलाकात करने लगते हैं। हाँ बेचारा आनंद यही सोचने लगता है कि रात को वैष्णवी ने अपने घर से कदम बाहर ही नहीं रखा। वैष्णवी कहने लगती है कि कल रात मैं पब गई, दारू पिया, लेकिन आनंद इसकी बातों पर यकीन ही नहीं करता। कहने लगता है कि मुझे गुस्सा दिलाने के लिए ऐसा कह रही हो ना। उसके बाद जब वैष्णवी कॉलेज जाती है तो क्लास में विराज वैष्णवी को ही देखते रहता है। यहाँ पर एक गाना स्टार्ट होता है जो बहुत ही हार्ट टचिंग होता है। एक दिन विराज अपनी गाड़ी के साथ वैष्णवी और उसके फ्रेंड के पास आता है, अपनी गाड़ी में बैठने के लिए कहता है। वैष्णवी की फ्रेंड तो नहीं बैठती, वैष्णवी विराज के साथ बैठकर जाने लगती है। दूसरी तरफ आनंद वैष्णवी को कॉल्स करते रहता है, लेकिन अब इन दोनों के बीच थोड़ी दूरियां बढ़ चुकी होती है। रेगुलरली इन दोनों के बीच बातें नहीं होती। वैष्णवी विराज से भी आनंद के बारे में नहीं बताती। जब भी वैष्णवी को कॉल आता विराज से यही कहने लगती है कि मेरे फ्रेंड ने कॉल किया। बाद में विराज और वैष्णवी अपने नंबर्स भी एक्सचेंज कर लेते हैं। दूसरी तरफ आनंद ने जिस बंदे से पैसे लिया वो बंदा आनंद को धमकियां देने लगता है कि कब लौटाओगे मेरे पैसे और कितने दिन की मोहलत चाहिए तुमको। एक दिन क्लास में वैष्णवी की फ्रेंड वैष्णवी से कहने लगती है कि तुम विराज को आनंद की बात क्यों नहीं बताती। वैष्णवी कहने लगती है कि हमारे बस्ती की बातें मैं किसी से शेयर नहीं करूंगी। इसकी फ्रेंड कहने लगती है कि वैशु तुम बहुत गलत कर रही हो। वैष्णवी कहने लगती है मैं खुश हूँ इसीलिए तुमको जलन हो रही है ना कि सारे लोग मुझको इतना अटेंशन दे रहे हैं। ये बात सुनने के बाद वैष्णवी की फ्रेंड गुस्से में आकर पीछे सीट में जाकर बैठ जाती है। मौके का फायदा उठाकर सीता वैष्णवी को अपने बगल में बिठाने लगती है। एक दिन वो फाइनेंसर जिसने पैसे दिया था आनंद को, आनंद के पास आकर बहुत मारने पीटने लगता है। सारे मोहल्ले वाले ये चीज देखने लगते हैं। उसकी माँ वहाँ पर आकर रिक्वेस्ट करने पर वो बंदा वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ विराज वैष्णवी को किसी जगह पर बुलाकर इसको आईफोन गिफ्ट देता है। वे तो वैष्णवी टोटली मना करने लगती है कि मेरे पास ऑलरेडी फोन है, लेकिन विराज वैष्णवी को मनाने की वजह से वैष्णवी वो आईफोन ले लेती है। उसके बाद जब आनंद वैष्णवी को पिकअप करने के लिए आता है, वैष्णवी कहने लगती है कि मैं आज बहुत खुश हूँ, आज मेरी फ्रेंड ने मुझे आईफोन गिफ्ट दिया। बेचारा आनंद बहुत दुखी होने लगता है। बहुत ही प्यार से इसने वैष्णवी को फोन दिया और अब वैष्णवी इसके फोन को डब्बा फोन बताने लगती है। आईफोन से ही अपनी सेल्फी लेकर कहने लगती है देखो कितनी अच्छी अच्छी पिक्चर्स आ रही है, तुमने जो फोन दिया था उसमें वो बात नहीं। यहाँ पर आनंद वैष्णवी को अपनी प्रॉब्लम बताने लगता है कि जिससे मैंने पैसे लिया उससे छोटा सा झगड़ा हुआ, लेकिन वैष्णवी इस बात को बहुत ही हल्के से लेने लगती है। क्यों हमेशा झगड़ा करते रहते हो, इस तरह से वापस अपने घर जाने लगती है। उसके बाद आनंद को दुखी हुआ देख इसकी माँ इसके पास थोड़े पैसे लाती है जो इसने जमा किया था, लेकिन गुस्से में आकर आनंद उन पैसों को साइड में फेंक देता है। रात होने के बाद आनंद वैष्णवी को कॉल करके अपने प्लेस पर मिलने के लिए बुलाता है। पहले तो वैष्णवी टोटली मना करने लगती है कि बहुत रात हो चुकी है, मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगी, लेकिन आनंद गुस्सा करने की वजह से वैष्णवी इनके स्पॉट पर आती है। यहाँ आने के बावजूद भी वैष्णवी अपने आईफोन के साथ सेल्फीज वगैरह लेती रहती है और आनंद के दिए हुए फोन को डब्बा फोन बताने लगती है और ये भी कहने लगती है क्या मैं उस डब्बा फोन को मेरी माँ को दे दूं,
मेरी माँ यूज कर लेगी। ये सुनने के बाद आनंद उस फोन को लेकर तोड़ देता है जो उसने गिफ्ट पर दिया था। ये देखकर वैष्णवी कहने लगती है, अरे तुमने खामखा फोन क्यों तोड़ दिया, उसमें मेरे बहुत सारे फोटोज है, तुम भी मेरी फ्रेंड की तरह ही हो, मुझे खुश हुआ देख, तुम भी मुझे देख नहीं सकते, तुमको भी जलन होती है ना। आनंद गुस्से में आकर बोल पड़ता है कि ऑटो के पेपर्स गिरवी रखकर मैंने तुम्हारी खुशी के लिए फोन दिलाया तुमको, और तुम मेरे फोन को डब्बा फोन बताने लगी। आज तक मेरी माँ ने भी मुझ पर हाथ नहीं उठाया, कोई अनजान बंदा मुझ पर हाथ उठाया, सिर्फ तुम्हारे लिए मैं बर्दाश्त किया। स्कूल में मैंने तुमसे प्यार किया इसीलिए तुम्हारी वैल्यू थी, वरना स्कूल में कौन तुमको नोटिस करता था, कौन तुम्हारी शक्ल को देखता था। हर वैसे भी किसने कहा कि तुम खूबसूरत हो। अगर एक बार ये मेकअप, ये कपड़े, ये सारे सब कुछ निकाल कर अगर तुम पहले की जैसी रहो तो कोई भी तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। ये सारा मेकअप थोप कर तुम एक छी जैसी हो, मतलब यहाँ पर गाली वर्ड यूज होता है, इतनी बड़ी गाली देता है वैष्णवी को। इस तरह से आनंद वैष्णवी को बहुत डांटने लगता है। आनंद की बातें सुनने के बाद वैष्णवी बहुत रोने लगती है। बाद में आनंद को रियलाइज होकर वो झटके से वैष्णवी को अपने गले से लगा लेता है। वैष्णवी रोते हुए आनंद से एक ही बात पूछने लगती है, क्या मैं सच में छी जैसी हूँ। इस तरह से आनंद को दूर कर कर वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन से आनंद बार बार वैष्णवी को कॉल्स वगैरह करते रहता है, इसको पिकअप करने की कोशिश करता है, लेकिन वैष्णवी आनंद से बात ही नहीं करती, उसकी तरफ पलटकर भी नहीं देखती। तभी विराज वैष्णवी के पास आकर इसकी बर्थडे पार्टी पर इनवाइट करता है। वैष्णवी तो मना करने लगती है। विराज कहने लगता है कि तुमने कहा था कि हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, अगर तुम नहीं आओगी तो मैं मेरे बर्थडे सेलिब्रेशन ही नहीं करूंगा। तो वैष्णवी मानकर विराज के बर्थडे पार्टी पर जाती है पब। गुस्से में आकर वैष्णवी काफी सारी दारू पीने लगती है। उसके बाद विराज सारे लोगों के सामने यह अनाउंस करता है कि मैं वैष्णवी से प्यार करता हूँ। वैष्णवी नशे में होने के बावजूद भी विराज को टोटली मना करने लगती है कि मुझे तुम्हारे ऊपर ऐसे कोई फीलिंग्स ही नहीं। अब इसी दौरान आनंद बार बार वैष्णवी को कॉल्स करते रहता है, तो वैष्णवी साइड में आकर आनंद का फोन पिकअप करती है। फाइनली वैष्णवी कहने लगती है, हाँ सर बोलिए, मैं तो एक छी हूँ, प्रोस्टिट्यूट हूँ मैं, बोलिए कितने पैसों में सोना है आपके साथ और कहाँ पर आना है ये भी बोल दीजिए, मैं तो आपकी नजर में वही हूँ ना। आनंद भी रोते हुए वैष्णवी से रिक्वेस्ट करने लगता है कि वैष्णवी तुम तो मेरे गुस्से को जानती हो ना, बस गुस्से में आकर बोल दिया, सॉरी वैष्णवी। वैष्णवी कहने लगती है कि तुम जानते हो मैं कहाँ पर हूँ, पब में हूँ मैं, और मैंने बहुत सारी दारू भी पी रही है, क्या करोगे तुम मेरा बताओ। आनंद कहने लगता है, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकता वैशु, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम जितनी दुखी हो मैं भी उतना ही दुखी हूँ। इस तरह से यहाँ पर इन दोनों के बीच बहुत ही इमोशनल बातें चलने लगती है। आनंद कहने लगता है कि आज के बाद से तुम जो करना चाहती हो वही करो, मैं तुमको सवाल तक नहीं करूंगा। इस तरह से अपना फोन काट देता है। फिर दोबारा पब के अंदर आने के बाद विराज वैष्णवी को दोबारा प्रपोज करने लगता है। एट द सेम टाइम आनंद भी वैष्णवी के फोन को आई लव यू बोलकर मैसेज सेंड करने लगता है। वैष्णवी को समझ में नहीं आता कि ये कहाँ पर जाए, और इसी तरह यहाँ पर विराज हड़बड़ाई में वैष्णवी से किस भी मांगने लगता है। वैष्णवी पहले आनंद को आई लव यू टू कहकर सेंड करके विराज के साथ चुम्मा चाटी करने लगती है। खैर सुबह नींद से जागने के बाद वैष्णवी को कल रात का इंसिडेंट याद आता है कि इसने विराज को किस किया। वो सोचकर वैष्णवी फटाफट से ब्रश करने लगती है, अपने होठों को साफ करने लगती है, सोचने लगती है कि ये मैंने क्या कर दिया। तभी विराज वैष्णवी को कॉल करने पर वैष्णवी कहने लगती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, कल रात जो हुआ वो नशे में हुआ, मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करती हूँ विराज, बस ये बात तुम कॉलेज में शेयर मत करना। उसके बाद आनंद को कॉल करके कहने लगती है कि आज मैं कॉलेज नहीं जा रही, क्या हम दोनों कहीं बाहर चले। ऑटो में जाते वक्त वैष्णवी आनंद से कहने लगती है क्या हम दोनों थिएटर चले जिसमें कोई भी ना हो। तो आनंद वैष्णवी के इशारे समझ जाता है, फटाफट से ये दोनों एक थिएटर जाते हैं। मूवी के दरमियान वैष्णवी आनंद से कहने लगती है कि अब तुम मुझे किस कर सकते हो। तो आनंद धीरे धीरे वैष्णवी के करीब आने लगता है किस करने के लिए, लेकिन ये किस नहीं करता। कहने लगता है कि वैष्णवी दूसरी लड़कियां अलग है, तुम अलग हो, मुझे पता है ये किस्सेस वगैरह तुमको पसंद नहीं, बस मेरे मन के लिए तुमने हाँ किया। खैर दूसरे दिन कॉलेज जाने के बाद वैष्णवी विराज से बात ही नहीं करती। वैष्णवी की ये हरकत देखकर विराज क्लास में ही दारू पीने लगता है। विराज की ये हालत देखकर वैष्णवी विराज को साइड में बुलाकर कहने लगती है कि तुम पहले जैसे नॉर्मली बिहेव करो विराज, ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो, आखिरकार तुमको क्या चाहिए, मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती प्लीज। तो विराज वैष्णवी से कहने लगता है कि 30 दिनों तक मुझसे डेट करो, अगर तुमको अच्छा लगे तो हम कंटिन्यू करेंगे, वरना मैं अपनी नॉर्मल की जिंदगी जी लूंगा। तो वैष्णवी भी इसके लिए ओके कह देती है। इस तरह से वैष्णवी दोनों के साथ डेट करने लगती है, आनंद और विराज। विराज हर रोज वैष्णवी के लिए गिफ्ट्स लाते रहता है। उसी तरह आनंद एक दिन वैष्णवी को सारी गिफ्ट करने लगता है। वैष्णवी कहने लगती है
ठीक है, कोई अच्छा सा दिन देखकर मैं तुम्हारी ये साड़ी पहनूंगी। इसी दरमियान में एक दिन आनंद का फ्रेंड वैष्णवी और विराज को एक साथ देख लेता है, लेकिन फिलहाल आनंद को नहीं बताता। खैर, विराज के साथ 30 दिन होने के बाद लास्ट डे पर विराज वैष्णवी को प्रपोज करने लगता है कि विल यू मैरी मी, घर में मेरे माँ बाप को तुम पसंद आ गई। वैष्णवी गुस्से में आकर कहने लगती है कि मैंने कहा ना, मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती, शादी तो दूर की बात। विराज पूछने लगता है कि आखिरकार प्रॉब्लम क्या है वैशु, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? वैष्णवी अभी भी आनंद के बारे में नहीं बताती इसकी जात का। उसके बाद विराज गुस्से में आकर वैष्णवी को गालियां देने लगता है कि तुम एक छी हो, मेरा इस्तेमाल किया तुमने, हर रोज मुझसे गिफ्ट लेकर मुझे ही मना करने लगी तुम। वाह, तुम्हारे माँ बाप ने बहुत ही अच्छा पीस पैदा किया, कल तक मेरे सारे पैसे लौटाओगी तुम। दूसरे दिन वैष्णवी कॉलेज जाकर विराज ने जो जो गिफ्ट दिया था वो सारे इसके मुंह पे फेंकने लगती है। विराज वैष्णवी को सॉरी बोलने लगता है कि वैष्णवी प्लीज मुझे माफ करो, कल मैंने गुस्से में तुमको अनाप शनाप बक दिया, मेरा मतलब ये नहीं था, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वैष्णवी कहने लगती है कि तुमने मुझे दारू पिलाकर मेरे साथ क्या क्या कांड करने की कोशिश की। सिर्फ पहले बेस्ट फ्रेंड बोला, उसके बाद लव बोला, उसके बाद मैरिज। अगर तुमने मुझे डिस्टर्ब किया तो सारे कॉलेज में मैं यही बता दूंगी कि तुम मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। यह सुनने के बाद विराज वैष्णवी को एक वीडियो क्लिप दिखाने लगता है, पब में जिस दिन इन दोनों ने चुम्मा चाटी की थी। कहने लगता है कि सीसीटीवी फुटेज से मैंने ये वीडियो निकाल ली मेरी याद में, ताकि तुम बदनाम ना हो। ये वीडियो देखने के बाद वैष्णवी की बोलती ही बंद हो जाती है। विराज कहने लगता है, अगर तुम कल को सारे कॉलेज के सामने मुझ पर ब्लेम करोगी तो मेरी तो इज्जत ही नहीं रहेगी, इसीलिए ये वीडियो मेरे पास रहना ही बेहतर होगा। अब मैं ये वीडियो डिलीट ही नहीं करूंगा, और अब तुम चुपचाप ये सारे गिफ्ट ले लो, मुझसे भी ढंग से बात किया करो, समझती क्यों नहीं वैशु, आई लव यू सो मच। अब बेचारी वैशु सारे गिफ्ट्स लेकर वहाँ से जाने लगती है। दूसरी तरफ आनंद लगातार वैष्णवी को कॉल्स करते रहता है, लेकिन वैष्णवी की साइड से कोई भी रिस्पॉन्स ही नहीं होता, क्योंकि वैष्णवी खुद एक प्रॉब्लम में फंसी है, और वो ऐसी प्रॉब्लम है जो आनंद से शेयर भी नहीं कर सकती। बहुत दिनों तक ट्राई करने के बाद फाइनली एक दिन वैशु आनंद का फोन पिक करती है। आनंद कहने लगता है कि वैशु, मैं तुमको बहुत मिस कर रहा हूँ। वैष्णवी कहने लगती है कि आनंद, मुझे थोड़ी स्पेस चाहिए, मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए तुमसे, मतलब कुछ दिन तुमसे दूर रहना चाहती हूँ मैं। जब सारे मामले सुलझ जाएंगे मैं खुद तुमसे मिलने के लिए आऊंगी, तुमसे बात करूंगी। आनंद बहुत ही मासूम तरीके से ये पूछने लगता है कि वैशु, क्या हम जुदा हो रहे हैं? फाइनली आनंद कहने लगता है, ठीक है, जितना स्पेस लेना चाहती हो ले लो। दूसरे दिन वैष्णवी अपनी सारी बात सीता को बताने लगती है, मतलब आनंद नाम का एक बॉयफ्रेंड है, विराज के साथ ऐसा हुआ। सारी कहानी सुनने के बाद सीता कहने लगती है कि अगर विराज ने तुम्हारे गिफ्ट्स नहीं वापस लिए, इसका मतलब विराज को वही चाहिए, मतलब उसके साथ सोना। वैष्णवी कहने लगती है, ये क्या बात कर रही हो सीता, अनजाने में मैंने विराज को किस किया, मुझे अभी तक इसका गम है कि इतने सालों से मैं आनंद को ही किस नहीं किया, तो विराज से कैसे कर बैठी, ऐसे में उसके साथ सोना इट्स इम्पॉसिबल। सीता कहने लगती है, देखो वैशु, जो लड़कों को चाहिए वो हमारे पास है, बस एक बार उसके साथ सोकर डील खत्म कर दो, बाद में आनंद तुम्हारा, विराज तुम्हारे जिंदगी से चला जाएगा, वो डिस्टर्ब ही नहीं करेगा, बस कुछ घंटों की तो बात है, वरना मुझे तो तुम्हारा फ्यूचर बहुत ही ब्राइट नजर आ रहा है कि किसी न किसी दिन अखबार में न्यूज आएगी कि वैष्णवी नाम की एक लड़की ने सुसाइड कर लिया, बेइज्जती की जिंदगी ना सहते हुए। अब तुम ही बताओ, क्या तुम सुसाइड करना चाहती हो या आनंद के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारना चाहती हो? बाद में सीता अपने फ्रेंड के पास आकर कहने लगती है कि वैष्णवी कहाँ और विराज कहाँ, इसलिए मैंने उसको ऐसा करने के लिए कहा। और इसी तरह वैष्णवी ने सीता को अपनी वो वीडियो भेजी होती है जो विराज और इसने किस किया था। सो देखते ही देखते वो वीडियो कॉलेज में वायरल होने लगती है। बाद में सीता विराज को कॉल करके ये कहने लगती है कि वो एक बस्ती की लड़की है यार, ऐसी सारी लड़कियां वैसे ही होती है, आप देखो कल या परसों वो लड़की तुमको कॉल करके तुमसे डील सेट करेगी, तुम्हारे साथ सोने के लिए भी रेडी होगी। विराज कहने लगता है, नहीं सीता, वैष्णवी ऐसी लड़की बिल्कुल भी नहीं है, मैं उससे प्यार करता हूँ, बस उसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस तरह से इन दोनों के बीच आग लगा देती है सीता। सो थोड़ी देर बाद वैष्णवी विराज को कॉल करके कहने लगती है कि मैं तुम्हारे पैसे, तुम्हारा टाइम लौटा नहीं सकती, लेकिन मेरे पास एक चीज है जो तुमको दे सकती हूँ, वो मेरे लिए बहुत ही कीमती है, मैं तुम्हारे साथ सोने के लिए रेडी हूँ। तो विराज बहुत ही दुखी होते हुए इस बात के लिए हाँ कह देता है कि कल 6 बजे मेरे घर आ जाना, मेरे माँ बाप मंदिर जाएंगे। वैष्णवी कहने लगती है कि वो काम होने के बाद मुझे तुम अपनी शक्ल भी मत दिखाना। दूसरी तरफ आनंद का बर्थडे होने की वजह से आनंद वैष्णवी के फोन का इंतजार करते रहता है कि कब वैष्णवी इसको कॉल करेगी, कब इसको विश करेगी। आनंद का फोन फ्रेंड करके आनंद को विश करते हुए कहने लगता है कि मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि वैष्णवी तुम्हारे बर्थडे भूल चुकी होगी,
आनंद कहने लगता है ऐसा नहीं है, थोड़ी देर में शायद उसका कॉल आएगा। दूसरी तरफ विराज वैष्णवी को साड़ी पहनकर आने के लिए कहता है, तो वैष्णवी के पास वो साड़ी होती है जो आनंद ने इसको गिफ्ट पर दिया था। दूसरी तरफ बेचारा आनंद रात भर वैष्णवी के फोन का इंतजार करते रहता है, फोन के पास ही सो जाता है। फाइनली सुबह 5 बजे वैष्णवी आनंद को कॉल करती है, कहने लगती है कि आनंद, मैंने कुछ बुक्स अपने फ्रेंड के घर भूल आई, क्या तुम सुबह सवेरे 6 बजे उसके घर ड्रॉप कर सकते हो। ये सुनने के बाद आनंद को बहुत दुख होने लगता है। इसने ये सोचा था कि वैष्णवी ने इसको विश करने के लिए फोन किया। खैर जो भी हो, आनंद वैष्णवी को पिकअप करने के लिए बाहर आता है, तो वैष्णवी को इस साड़ी में देखकर ये बहुत खुश होने लगता है। वैष्णवी को ड्रॉप करने से पहले इससे 2 मिनट बात करने लगता है, कहने लगता है कि मैं तुम्हारे प्यार को मान गया वैशु, इतना सुबह सवेरे मेरी दी हुई साड़ी पहनकर मेरे सामने आई मेरा बर्थडे विश करने के लिए, सच में यू आर ग्रेट वैशु। आनंद की बातें सुनने के बाद तब जाके वैशु को याद आता है कि आज आनंद का बर्थडे है, ये तो भूल ही गई, और ऐसे रिएक्ट करने लगती है कि ये साड़ी इसके लिए ही पहनकर आई है, इसको बर्थडे विश करने के लिए, इसको सरप्राइज देने के लिए। वैष्णवी कहने लगती है कि अब तक जो कुछ भी हुआ मैं इसके बारे में डिस्कस नहीं करना चाहती। कल से तुम एक नई वैष्णवी को देखोगे जो सिर्फ तुम्हारी होगी, सिर्फ तुम्हारी, मरते दम तक मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद जब वैष्णवी विराज के घर जाती है तो इन दोनों के बीच कांड वगैरह होने लगता है। बेचारा आनंद किसी दूसरी जगह पर वैष्णवी का इंतजार करते रहता है कि कब वैष्णवी इसको कॉल करेगी, कब इसको मिलने के लिए बुलाएगी। खैर उसके बाद वैष्णवी सीता के घर आकर फुल दारू पीने लगती है, सीता से जो कुछ हुआ वो सारी बात बताने लगती है, और ये भी कहने लगती है कि पहले ही आनंद ने मुझे वार्न किया था कि मेरी हालत ऐसी होगी, लेकिन मैंने ना आनंद की बात मानी, ना मेरी फ्रेंड की, ना मेरे पापा की। आज एक छी राह बनकर रह गई मैं। मेरी कहानी से मुझे सिर्फ एक ही सीख मिली है, अगर दूसरे लोग तुमको धोखा देंगे तो उस धोखे से बाहर निकल सकती हो, लेकिन जब खुद को धोखा दोगी तो कभी भी बाहर नहीं निकल सकती। इस तरह से जब वैष्णवी थोड़ा इमोशनल बातें कर रही होती है, वही कुछ दूरी पर आनंद का फ्रेंड अपने फोन में वैष्णवी की सारी बातें रिकॉर्ड कर लेता है। उसके बाद सीता आनंद के फ्रेंड के पास आकर वो किसिंग वीडियो भी दिखाने लगती है। उसके बाद आनंद का फ्रेंड आनंद के पास आकर कहने लगता है कि आज तो तुम्हारा बर्थडे है ना, चलो मैं तुमको एक लड़की के पास ले जाऊंगा, उसके साथ बहुत एंजॉय करो। आनंद कहने लगता है क्या बात कर रहे हो तुम, पागल हो क्या, तुम जानते हो ना मैं वैष्णवी से कितना प्यार करता हूँ, मैं वैष्णवी के अलावा किसी और लड़की को देखा तक नहीं। आनंद का फ्रेंड कहने लगता है लेकिन वैष्णवी ने किया। इस तरह से वो 2 वीडियोस आनंद को दिखाने लगता है। ये देखने के बाद आनंद बहुत फूट फूट के रोने लगता है, अपने दोस्त से कहने लगता है कि कह दो ये सब कुछ झूठ है। उसके बाद आनंद गुस्से में चाकू लेकर वैष्णवी के घर जाता है पीछे रास्ते से उसको मारने के लिए, लेकिन जब आनंद सोती हुई वैष्णवी को देखता है तो पता नहीं इसका गुस्सा कहाँ चला जाता है। बहुत ही कूल से कोने में बैठ जाता है वैष्णवी को देखते हुए, धीमी आवाज में कहने लगता है कि वैशु मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत कर ही नहीं सकता, पता है ना तुमको मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, देखो सोती हुई कितनी मासूम लग रही हो, कितनी प्यारी हो तुम, लेकिन तुमने वो गलत काम क्यों किया वैष्णवी, मेरी किस्मत देखो, तुमको मेरी साड़ी पहनाकर मेरे ऑटो में तुमको उसके घर छोड़ा, आज एक ब्रोकर की तरह कहां से कहां ला दिया तुमने। सुबह होने के बाद विराज सीता के पास आकर कहने लगता है कि मैंने खामखा तुम्हारी बात मानी सीता, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे वैष्णवी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, अब मैं उससे शादी करूंगा, उससे माफी मांगूंगा। सीता कहने लगती है कि तुम उससे शादी नहीं कर सकते, उसका ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है आनंद, स्कूल टाइम से उससे प्यार करती है वो। यह सुनने के बाद विराज शॉक में रह जाता है, अगर उसका बॉयफ्रेंड है तो मेरे साथ ऐसी हरकत क्यों की। सीता कहने लगती है अरे अभी भी तुमको बात समझ में नहीं आई, रिच लाइफ जीने के लिए तुमको यूज किया है उसने। सो इसी के बारे में पूछने के लिए विराज वैष्णवी की फोटो लेकर उसके बस्ती में जाता है, सारे लोगों से पूछताछ करते रहता है क्या आप इस लड़की को जानते हो। तो एक ऑटो में आनंद सोया होता है, विराज को देख लेता है कि ये वैष्णवी को तलाश कर रहा है। आनंद फटाफट से दूसरे बंदे की ऑटो लेकर विराज से कहने लगता है कि मैं इस लड़की को जानता हूँ, चलिए मैं आपको दिखा दूंगा। तो विराज को घर के पास लाने पर विराज वैष्णवी को कॉल करके नीचे बुलाने लगता है। तो वैष्णवी फटाफट से विराज के बगल में आकर बैठती है उसी ऑटो में। अब आनंद तो दूसरी ऑटो में होता है ना, तो ये पहचान नहीं पाती। विराज से कहने लगती है कि प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी, कॉलेज में या तुम्हारे घर आऊंगी प्लीज। तभी आनंद चोरी चुपके अपना फोन लेकर वैष्णवी को कॉल करने लगता है। तो वैष्णवी साइड में जाती है आनंद से बात करने के लिए। सो तभी आनंद अपना स्पीकर ऑन करता है, तब जाके विराज को पता चलता है कि आनंद ही वैष्णवी का बॉयफ्रेंड है। आनंद से भी बहाना बनाने लगती है कि इसके भाई के साथ थी। उसके बाद आनंद और विराज फाइनली
वैष्णवी को रंगे हाथों पकड़ ही लेते हैं। मतलब ये दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं। वैष्णवी आनंद को समझाने की कोशिश करने लगती है, प्लीज मेरी बात सुनो, मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करती हूँ। तभी विराज आवाज लगाने लगता है कि अगर उससे प्यार करती हो तो मेरे साथ सोई क्यों। ये बात सारे मोहल्ले वाले सुन लेते हैं। विराज वैष्णवी का गला पकड़ने लगता है तो आनंद विराज का गला। विराज कहने लगता है, क्यों तुमको गुस्सा आ रहा है, ये मेरे साथ 1 घंटा बेडरूम में थी। वैष्णवी से कहने लगता है कि अभी भी मैं तुमको मारने के लिए आया हूँ, लेकिन आनंद का प्यार देकर मैं तुमको छोड़ रहा हूँ। इस तरह से आनंद के सामने ही वैष्णवी को बहुत गालियां देने लगता है। बेचारा आनंद चुपचाप सुनता रहता है। उसके बाद वैष्णवी उसी चाकू से अपना गला काट लेती है। ये देखकर वहाँ के मोहल्ले वाले आनंद और विराज को बहुत मारने पीटने लगते हैं। पुलिस के हवाले करने पर पुलिस वाले इन दोनों को बहुत मारने पीटने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद पुलिस वालों को ये बात पता चलती है कि विराज बड़े घराने का लड़का है, तो विराज को साइड में रखकर बेचारे आनंद को बहुत मारते पीटते हुए सेल में डाल देते हैं। दूसरी तरफ वैष्णवी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। उसका ट्रीटमेंट चलने लगता है। वैष्णवी को देखने के लिए उसकी वो पुरानी फ्रेंड इसके पास आती है, इसकी देखरेख करने लगती है। दूसरी तरफ विराज को बेल मिल जाने पर पुलिस वाले विराज को छोड़ देते हैं। कुछ दिनों बाद आनंद को भी छोड़ देते हैं। जब आनंद खाना खा रहा होता है, आनंद की माँ आनंद को कुछ पैसे, अपने गहने, घर के पेपर्स लाकर दिखाने लगती है कि तुम इन सारे चीजों को बेचकर अपना कर्जा उतार लो। मतलब बेचारी गूंगी होती है ना, ये सीन बहुत ही इमोशनल है। इसी इशारों से कहने लगती है कि मैं तुमको रोता हुआ नहीं देख सकती बेटा, इस दुनिया में तुम्हारे अलावा कौन है। खैर दूसरे दिन वैष्णवी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर वापस अपने घर आने लगती है तो ये देखती है कि आनंद की माँ मर चुकी है। जिस बंदे ने आनंद को पैसे दिया था वो आनंद के पास आकर उसके पैसे लौटा देता है कि 2 दिन पहले तुम्हारी माँ ने आकर मुझे पैसे दिया, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। खैर रात होने के बाद वैष्णवी का फादर और वैष्णवी आनंद को ढूंढने लगते हैं। मतलब वैष्णवी आनंद से एक बार बात करना चाहती है। वैष्णवी को पता चलता है कि आनंद किसी ब्रिज के पास है। जब वहाँ पर जाती है तो आनंद बहुत ही बुरी हालत में होता है, फुल दारू पीकर नीचे सोकर। वैष्णवी को देखकर कहने लगता है, चली जाओ यहाँ से। वैष्णवी कहने लगती है कि प्लीज मुझे एक मौका दो बोलने का, मैंने एक छोटी सी गलती की और उस गलती को तुमसे छुपाने के लिए गलती पे गलती करने लगी। मैं अभी भी यही कहती हूँ आनंद, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। तुम ही सोचो, अगर मैं उससे प्यार करती तो अब क्या तुम्हारे सामने खड़ी रहती। आनंद कहने लगता है कि मैं सच बताऊं, मैं अभी भी तुमसे प्यार करता हूँ, बेहद प्यार, लेकिन उसी तरह से नफरत भी करता हूँ वैशु। मैं हमेशा के लिए तुमसे प्यार करता रहूंगा और उसी तरह नफरत भी। ये सुनने के बाद वैष्णवी फटाक से आनंद के गले लग जाती है, उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ती। आनंद कहने लगता है, अगर तुम मुझे नहीं छोड़ोगी तो तुम्हारी कसम, यहाँ से कूद कर मैं अपनी जान दे दूंगा। तब जाके वैष्णवी इसको छोड़ देती है। आनंद कहने लगता है कि चुपचाप अब यहाँ से चली जाओ, अगर तुम नहीं गई तो तुम्हारी कसम, यहाँ से कूद के मर जाऊंगा मैं। यह सुनने के बाद जब वैष्णवी चुपचाप वहाँ से जाने लगती है तो आनंद वैष्णवी को रोकने लगता है कि एक आखिरी बार मैं तुमको जी भर के देखना चाहता हूँ। इस तरह से अपने हाथों से उसका चेहरा पकड़ने लगता है। उसी तरह से इसके पैरों के नीचे गिरकर कहने लगता है कि प्लीज वैष्णवी यहाँ से चली जाओ, अगर एक बार भी मैं तुमको देखूंगा तो मैं तुमको जाने नहीं दूंगा। तो वैष्णवी रोते हुए वहाँ से जाने लगती है। बेचारा आनंद वहीं पर अपना सर नीचे करके पड़ा होता है। उसके बाद सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है। मतलब मूवी के स्टार्टिंग में जिस आनंद को दिखाया था ना, वो आनंद, पियक्कड़ आनंद। एक बंदा आनंद का ऑटो रुकाकर कहने लगता है, क्या तुम बस स्टॉप पर चलोगे। उसी घर के पास आनंद वैष्णवी को देखता है जो इसकी शादी हो रही होती है एक लड़के के साथ। तभी वैष्णवी की नजर भी आनंद पर पड़ती है। आनंद को देखते ही झटके में इसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। आनंद दोबारा दारू पीते हुए अपना ऑटो लेकर वहाँ से चला जाता है और इसके ऑटो के पीछे ये लाइन्स लिखे होते हैं, लड़कियों के प्यार में चुकनाचूर होने के बजाय मर के राख बनना बेहतर है। आनंद ने अपने ऑटो में से अभी भी वैष्णवी की स्कूल की फोटो नहीं निकाली होती। फाइनली डायरेक्टर भाई साहब एक छोटा सा मैसेज देने लगते हैं, पहले प्यार को मौत नहीं, दिल के किसी न किसी कोने में उसकी कब्र जरूर होती है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। आपको मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।